एक किताब के लिए आया था और अभी 21 किताबें खरीद कर जा रहा हूँ कि बिना टेक्स्ट बुक पढ़े ही विद्यार्थी परीक्षा पास करना है। वो उस पढ़ने को कोई पढ़ना नहीं कहते, फिर इसका कोई प्रायश्चित नहीं बनता मेरे भैया। समय काल दंड गह काहू न मारा, समय किसी को डंडे से नहीं पीटता। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो किताब को अपना सबसे पहला दोस्त बना ले तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है, क्योंकि दुनिया भर का ज्ञान अगर आपको कहीं मिलता है या तो वो गुरु होता है और या तो वो एक किताब होती है। आप उसको अपना दोस्त बना लीजिए, अपना गुरु बना लीजिए, अपना मार्गदर्शक बना लीजिए, वो आपको सही रास्ते पर ही लेके जाएगी। हम चित्रांगन इंटरनेशनल फिल्म एंड थिएटर फेस्टिवल को कवर कर रहे थे और यहाँ पर जो पुस्तक मेला लगा है उसकी तरफ हम देखें तो हमने देखा कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर NP पाठक जी भी किताबों को देख रहे थे, किसी की तलाश कर रहे थे। तो हमने सोचा कि उनके साथ एक चर्चा हो जाए, संवाद हो जाए साहित्य को लेकर। आपका स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। बहुत अच्छा। आप क्या क्या खोज रहे थे सर? आप, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई किताब रही होगी जो आपसे छूट गई होगी। नहीं, मैं पिछले 3 दिनों से लगातार आ रहा हूँ जी। और एक दिन में पूरे साहित्य के प्रति आप धारणा नहीं बना सकते, क्योंकि साहित्य जब किसी आप स्टॉल पर जाते हैं तो एक विविधा होती है आपके सामने। विविधा का मतलब मिसलेनियस, और उसमें से आप अपनी रुचि में प्राथमिकता तय कर लेते हैं कि आज मुझे कौन सी चीज़ें देखनी हैं। उसके बाद दूसरे दिन जाते हैं तो जो मैं इसके साथ पहले यहाँ से लाया हुआ हूँ कि क्या क्या खरीद गया हूँ, कहीं पुनरावृत्ति ना हो जाए जी, तो वो देखते हुए एक किताब के लिए आया था और अभी 21 किताबें खरीद कर जा रहा हूँ। 21 किताबें लेकर जा रहे हैं? हाँ, लगभग 50-51 किताबें मैं ले जा चुका है यहाँ से जी। अपने उसकी। बेसिकली मैं व्यवसाय प्रबंधन का छात्र हूँ, किंतु मेरी अभिरुचि सदैव विविधा से रही। विविधा का अर्थ होता है कहीं भी किसी साहित्य में कोई एक विधा आपको आवश्यक नहीं होती। जितनी विधाएं हैं उनमें से प्रत्येक में से आप बहुसंख्यक जो धाराएं हैं उनको आप एकत्र करके अपने को एक ऐसा स्वरूप दे सकते हैं जिससे आपके व्यक्तित्व में स्वाध्याय का एक बड़ा भारी संग्रहण या कोष तैयार हो जाए। जी। इसी को लेकर मैं अपने विषय से अतिरिक्त अन्य विषयों के भी साहित्य को पढ़ने का आदी हूँ और स्वाध्याय को अपनी आदत बना चुका हूँ। और ये आदत आज की नहीं है, मेरे अपने शैशव काल के बाद जब कैशोर्य आया तब से अपनी उस आय वर्ग के हैसियत के आधार पर साहित्य का संचयन करता रहा। मेरी अपनी लाइब्रेरी किसी सामान्य लाइब्रेरी से कतई कम नहीं है, ये मेरे लिए गौरव का विषय है। आपने सर अभी तक कितनी किताबों का सार आपके अंदर है? आपने कितनी किताबें पढ़ी होंगी सर? देखिए, ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर हम माने कि हम 15 दिन में एक किताब पूरी कर लेते हैं और जिसको शुरू करते हैं उसको पूरा करते हैं, तो जो औसत कोई भी किताब का आकार है वो 15 दिवस आपकी गाढ़ी मशक्क़त से पूरा हो जाता है। इसमें एक और वैविध्य है कि हमको कुछ किताबें जो अधिक रुचिकर होती हैं वो तो बंद ही नहीं करते, उसी दिन जब तक पूरी ना हो जाए 1-2 दिनों में तो उनको लेना पड़ता है। तो इस तरह से आपके पास आपकी एक आदत बन जाती है। जिस दिन हम कुछ नहीं पढ़ते उस दिन लगता है कि आज कोई चीज़ मेरी गुम सी गई है। तो पढ़ने को स्वाध्याय की आदत बना लें, जो आज एक चुनौती हो रही है हमारी नई पीढ़ी के लिए। मैंने नेशनल बुक ट्रस्ट का एक रपटनामा पढ़ा था जिसमें उन्होंने लिखा था, एक विद्वान ने, कि दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत में लोगों की पढ़ाकू प्रवृत्ति पर बड़ा ह्रासोन्मुखी परिवर्तन आया, जिसको वहाँ के लोग ज़्यादा पढ़ते हैं पढ़ने में, और हम कम दिलचस्पी रखने लगे हैं। इसका अब हम लोग अपनी उच्च शिक्षा में देखते हैं कि बिना टेक्स्ट बुक पढ़े ही विद्यार्थी परीक्षा पास कर रहा है, जो दुर्भाग्यजनक है। पढ़ते हैं एक दिन पहले एग्जाम। हाँ, वो उस पढ़ने को कोई पढ़ना नहीं कहते। स्वदेश से पढ़ना तो ये है कि जिस दिन आपने दाखिला लिया उसके बाद से आपका नियत पाठ्यक्रम है, उस नियत पाठ्यक्रम में से आप प्रत्येक को क्रमानुसार पढ़ें। क्रम का स्वाध्याय में बड़ा महत्व है। आ को जाने बिना आप ज्ञा को नहीं जान सकते, और अगर आपने जाना तो ज्ञा के बाद आ को पढ़ने से आपको अज्ञान शब्द की पूरी व्याख्या न मिलेगी। आप पहले पढ़ा होता
तो उसका मतलब होता अभाव, और तब ज्ञान पढ़ते तो ज्ञान का मतलब भाव, तो भाव की अनुपस्थिति को अभाव कहते हैं। इसलिए सीक्वेंस का भी बड़ा महत्व है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी जो एक उम्र के पड़ाव को पार कर ले जाते हैं। मान लीजिए किसी ने अपने पूरे जीवन अपनी जवानी ही बिना किताबों को पढ़े गुजार दी। देखो, फिर इसका कोई प्रायश्चित नहीं बनता मेरे भैया। समय काल दंड गहि काहू न मारा। समय किसी को डंडे से नहीं पीटता, वो तो जो गुजर गया वो फिर आपके लिए अलभ्य है और आपको पूरे जीवन नहीं मिलने वाला है। और इसीलिए कहा जाता है कि ज्वार भाटा और समय एक बार निकल जाने के बाद दोबारा नहीं आते। ऐसी परिस्थिति में वर्तमान को जीने का संकल्प हर प्रबुद्ध व्यक्ति का परम आवश्यक कर्तव्य है। जिसने वर्तमान खोया, आप समझिए भविष्य उसके हाथ में सिमटने वाला नहीं है। बालू की तरह उसकी मिट्टी से वो बाहर निकल जाएगा। अगर एक रुचि रखने वाला साहित्य में रुचि रखने वाला व्यक्ति है और एक ऐसा व्यक्ति है जिसने आज तक कोई किताब आज तक जिंदगी में नहीं पढ़ी, उसने कोशिश भी नहीं की, दोनों में क्या अंतर होगा? उनमें दोनों में एक अंतर है कि दोनों को अलग अलग कोठरी में आप बैठा दीजिए तो एक बिना चिंतन के मर जाएगा और दूसरा अपने चिंतन के साथ उभरा रहेगा या गीता रहस्य लिख देगा। तो वो रहस्य लिखने वाला ही वो होगा जो साहित्य वो रेखांकित होगा। नहीं तो ऐसे तो कितने दीप बुझे झाड़ी झुरमुट में ज्योत पसार। कितने लोग पैदा हुए, बढ़े, कुछ नहीं किया और इतिहास में अपना नाम दर्ज कराए बिना यहाँ से तिरोहित हो गए। तो आपको उपनिषद कहता है कि तुम हाड़ मांस के मनुष्य मात्र नहीं हो, तुम उस अमृत पुत्र की संतान हो जिसकी थाती कभी नहीं मरती। वो अपनी थाती अपने वंशजों और उत्तराधिकारियों को देता हुआ अपनी पहचान बनाकर आगे चला जाता है और उसकी वह पहचान इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित हो जाती है। जैसे निराला कभी नहीं मरेंगे। क्या यह वही देश भीमार्जुन आदि का कीर्ति क्षेत्र चिरकुमार भीष्म की पताका ब्रह्मचर्य दीप्त उड़ती है आज भी जहाँ के वायुमंडल में। उज्ज्वल अधीर चिर नवीन श्रीमुख से कृष्ण के सुना था जहाँ भारत ने। ये शब्द अजर अमर और कालजयी हैं। इनको काल का प्रवाह कभी भी कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। ये अपराजेय शक्ति है किसी व्यक्ति की, उसके साहित्यकार होने की, उसके जानकार होने की, उसके ज्ञानी होने की। तो क्या हर व्यक्ति को एक साहित्यकार होना चाहिए, साहित्य में रुचि रखनी चाहिए? नहीं, साहित्य को कई भागों में बांटिए। एक कौशल भी है। एक चारपाई बीनने वाला व्यक्ति अपने पुत्र को कतई उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं देता विधिवत सेशन बनाकर, लेकिन उसके साथ काम करता हुआ देखता हुआ वो उसमें पारंगत होकर कई बार अपने पिता से भी आगे की मंजिल तय कर लेता। तो इसलिए कौशल साहित्य भी एक प्रकार का आपका कौशल ही है, मानसिक कौशल है। इसलिए कौशल को भी हम कतई साहित्य से कम नहीं मान सकते। साहित्य समाज को दिशा देने के लिए सृजित किया गया कार्य है तथा उसके पाठकों और स्वाध्यायियों के माध्यम से फिर वो आम जन तक पहुंचाने का एक मार्ग है। ये जो कार्यक्रम पूरा हुआ, हाँ। चित्रांगन इंटरनेशनल फिल्म एंड थिएटर फेस्टिवल, यहाँ पुस्तक मेला भी लगा, इन सब की आपने समीक्षा की। हाँ। अब हमें आपको बताइए कि आप क्या सोचते हैं, क्या और मैं समझ रहा हूँ कि हमारा रीवा बदल रहा है। हम विकास की दृष्टि से जैसे एक महानगर का आकार ले रहे हैं, एक साहित्यिक मानस की दृष्टि से भी हम काफ़ी ऊंचे उठ रहे हैं। हमारे बीच के युवा कर्णधारों में अब साहित्य की विविध विधाओं के लिए एक महत्वपूर्ण रुचि है। पहले उसके मूल में जाकर उसकी मूल प्रवृत्तियों को सीखने की तथा उसे फिर समाज के समक्ष उद्घाटित करने के सम्यक प्रयास हमारे इस नगर में अब होने को हैं। और हम किसी भी तरह से किसी व्यवस्था के मोहताज नहीं हैं। हम किसी भी कलाकार को बुला पा रहे हैं, हम किसी भी साहित्यकार को बुला पा रहे हैं, हम बड़े रंगकर्मियों को भी आमंत्रित कर पा रहे हैं। उनके लिए रास्ते का भी हमारे पास अब इंतजाम हो गया है, हवाई जहाज़ भी हो गया है। और ये हमारे एक राजनीतिक इच्छा शक्ति वाले राजनेता के प्रयासों का भी सुफल है। धन्यवाद सर। हाँ। तो ये थे हमारे साथ अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर NP पाठक जी, जिनके साथ हमारी साहित्य और किताबों को लेकर काफ़ी सार्थक चर्चा हुई। और उम्मीद है कि जो लोग साहित्य में दिलचस्पी रखते हैं और जो नहीं रखते हैं, उन दोनों के लिए ये जो कन्वर्सेशन हुई है वो बहुत काम आएगी। शब्दसाची का प्रयास यही है कि ऐसे ही
महानुभवों के साथ हमारी बात होती रहे, हम आपको उसको सुनाते रहें। और आपको ये चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए शब्द साची बिंदु को फॉलो ज़रूर करते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।